जनता एक्सप्रेस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आज जनता एक्सप्रेस पहुंच गई है तीसरे स्टेशन पे। स्टेशन का नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की दुनिया। ये जो पूरी सीरीज है जिसमें हम लोग हर बार एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेके डीएसएम के एंगल से उसको टेक्निकली उतना नहीं देखते, लेकिन एक आम आदमी के एंगल से, एक यंग थेरेपिस्ट के एंगल से और एक पेशेंट के एंगल से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सनालिटी जिस आदमी के अंदर है उसकी दुनिया कैसी होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है ये है क्या। फिर हम देखते हैं कि इस पर्सनालिटी के नजदीक अगर कोई रहता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। फिर हम डिटेल में जाते हैं, डीपर एस्पेक्ट में, कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग क्या होता है मन की गहराई में इस पर्सनालिटी जिसकी होती है उसके मन के अंदर। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इस पर्सनालिटी के साथ अगर आपको रहना पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, पहले ये चीज क्या है, दूसरा आपके नजदीक अगर कोई है तो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, तीसरा आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, चौथा साइकोएनालिटिक रूट्स क्या है, और पांचवा प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हिंदी में नार्सिसिज्म को कहते हैं आत्ममुग्धता, स्वयं के मोह में खो जाना, मुग्ध हो जाना, आत्ममुग्धता। और हिंदुस्तानी में इसी का नाम है नरगिसियत, कि जो नार्सिसिज्म है उसी का नाम है नरगिसियत। तो आज हम लोग इस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को देखेंगे, डिस्कस करेंगे इजी लैंग्वेज में। और हमारे साथ जुड़ रही हैं इसी एरिया में इंटरेस्ट रखने वाले और काफी प्रसिद्ध थेरेपिस्ट भावना शर्मा जी। नमस्ते। नमस्कार। भावना जी भी कंट्रीब्यूट करेंगी डिस्कशन में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विचार, कंसेप्चुअल अगर कोई बात उठती है तो उसको भी वो इनिशिएट करेंगी। सो लेट अस गो इनटू दिस एरिया और देखते हैं पहले डीएसएम को साइड पे रख के एक आम आदमी की तरह अगर देखा जाए तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कैसी होती है, और आपके अगर आजू बाजू कोई है तो कैसे पता चलेगा कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को महान समझना और बड़ी महान चीजों में ही इंटरेस्ट लेना। कि एक एग्जांपल दे सकता हूं कि आपको आर्ट स्कूल के बाहर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चाय वाले को महीने का पैसा नहीं दे पाते, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आपकी पेंटिंग कितने की बेचोगे तो वो कहेगा कि मैं 3 करोड़ की बेचूंगा। जेब में उसके 500 रुपए नहीं होंगे चाय का बिल भरने के, लेकिन वो बातें करोड़ों से कम करेगा ही नहीं। आखिर होगा कुछ भी नहीं, वो वही रहेगा। लेकिन ये उसकी अंदर एक ग्रैंडियोसिटी है कि वो नॉर्मल सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और नार्सिसिस्ट आदमी के लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है नॉर्मल सी को एक्सेप्ट करना, एक नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट करना। अब क्यों ऐसा होता है, ये एक साइको एनालिसिस का डीपर एरिया है कि क्यों उसको हमेशा नार्सिसिस्टिक ग्रैंडियोसिटी के पीक पे रहना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा पर्वत के पीक पे ही रहते हैं, ये कभी जमीन पे नहीं रहते। कोई गिरनार के पीक पे रहता है, कोई हिमालय के पीक पे रहता है, पर ये सब पीक पे ही रहते हैं। इनमें से कोई भी जमीन पे नहीं रह सकता है। और जमीन पे लाने की थोड़ी भी कोशिश करो तो इनको लगता है कि ये खाई में गिर जाएंगे, तो उसमें फिर वो रह जाता है। और किसी भी तरह से
अगर हिमालय की चोटी से इनको निकालो तो ये गिरनार की चोटी पे आ जाएंगे, गिरनार की चोटी से निकालो तो कोई और छोटे पहाड़ की चोटी पे आएंगे, पर कहीं भी जाएंगे दे हैव टू बी एट द पीक ऑफ द माउंटेन, नो मैटर हाउ स्मॉल द माउंटेन इज। कुछ नहीं होगा तो गली मोहल्ले में 4-5 लोगों का जो ग्रुप होगा उनके लीडर बन जाएंगे, बट दे हैव टू बी एट द पीक ऑफ समथिंग। सो ग्रैंडियोसिटी पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है अ फीलिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, विच इज कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू देयर बिहेवियर, कि उनको अकेला छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, बट जब तक अकेले नहीं है दे बिहेव एज इफ दे आर सेल्फ सफिशिएंट। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लोग आलोचना सहन नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म, वाई? क्योंकि जैसे क्रिटिसिज्म आती है वो पीक से गिरते हैं और उनको डर लगता है कि वो खाई में गिरेंगे। चौथा है दे आर eager to take decisions not only for themselves but even for others, जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी से बिल्कुल उल्टा है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसीजन नहीं ले पाती है, सही डिसीजन लेने के बाद भी किसी से सेकंड करवाती है कि जो सोचा है सही है ना। ये उनके बिल्कुल उल्टे हैं, ये खुद के डिसीजन तो लेते ही लेते हैं, दूसरों के भी ले लेते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ एम्पैथी, कि दे कैन नॉट फील व्हाट द अदर्स आर गोइंग थ्रू, और लैक ऑफ एम्पैथी से आता है एक्सप्लॉइटेशन। यू आर सेइंग समथिंग? No, not yet. पांचवा है डेस्परेट सर्च फॉर डोमिनेशन एंड एडमिरेशन, कि इनका जो सेल्फ एस्टीम है वो इस तरह के स्लोप पे होता है। यहाँ पे इनका स्लोप ऐसा नहीं है जो स्टेबल हो, इनका स्लोप ऐसा है, तो इनका ऐसा है कि अगर ऊपर नहीं गए तो नीचे जाएंगे, लेकिन सेंटर पे रहने की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर एडमिरेशन नहीं मिला तो धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अपनी सेल्फ एस्टीम बनाए रखने के लिए उनको हर 24 घंटे में एडमिरेशन चाहिए, तो वो That can also be कि उनका they lack anchoring of self, उनको constant reinforcement चाहिए यस बाहर से। बाहर से, कि एक बार आपने एडमायर कर लिया उसके बाद उसको इंटरनलाइज करके स्टेबल अंदर सिचुएशन क्रिएट कर दी, ये वो लोग नहीं कर सकते। जी। तो उनके अंदर कैसा होता है, एक सेल्फ एस्टीम का स्टेबिलाईजेशन बहुत ही टेम्पररी होता है। आपने तारीफ की, सेल्फ एस्टीम ऊपर गई और फिर वापस नीचे स्लाइडिंग चालू हो गया, फिर से आपने एडमायर किया, फिर से ऊपर गई, फिर से स्लाइडिंग चालू हो गया, और जैसे ही वो स्लाइडिंग 5 के नीचे आता है दे बिकम डेस्परेट। So they always are in need of somebody who will admire, because their self-esteem is not on a stable slope, it is on a sliding slope. जो कि उनको अटेंशन सीकिंग के बिहेवियर में भी बहुत इजीली पुश कर सकता है। Yes, yes. Attention seeking में और डिपेंडेंट की तलाश में, कि ऐसा कोई आदमी जो मुझे एडमायर करता रहे, और ऑफिस के कंटेक्स्ट में चमचों की तलाश में, बिकॉज इनके लिए चमचे ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। आम आदमी के लिए ऑप्शन है, ये नेसेसिटी है। फिर उनका एक एंटाइटलमेंट होता है कि आई हैव अ राइट टू ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड एवरीवन हैज टू प्लीज मी। और ये एंटाइटलमेंट जो है वो इस तरह का होता है कि आई हैव डन अ सर्विस टू दिस वर्ल्ड बाय जस्ट एग्जिस्टिंग, कि मैंने तो बस एग्जिस्ट करके ही कृपा कर दी है दुनिया में, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, महान बनने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो बाय नेचर ही महान हूं मैं तो। So they don't feel they have to earn anything, they feel they have an entitlement to everything, or this is what takes them away from being practical and real.
फिर होता है कि एक डीप सीटेड फीलिंग होती है, आई एम नॉट गुड इनफ, और इसी की वजह से डीप सीटेड कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग भी होती है कि जो भी है सब चला जाएगा, and I will be put into a state of destitution and I will have to face utmost humiliation, कि जो है सब चला जाएगा, और फिर जैसे कि मैं रास्ते के कोने पे बैठा हूं और सब लोग, मैं भिखारी की तरह बैठा हूं और सब लोग कुछ कुछ फेंक रहे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं, इस तरह की जो डेस्टिट्यूशन और ह्यूमिलिएशन और सोशल शेम, इस तरह की फैंटेसीज अनकॉन्शियस में रूटेड होती है। यानी वो हर एक चीज को अपने पर्सनली ले लेते हैं, एंड वो उनको हर चीज अटैक लगती है उनकी ग्रैंडियोसिटी पे। जो भी चीज एडमिरेशन वाली ना हो और थोड़ी भी चैलेंजिंग हो, वो उनको अटैक लगती है। लेकिन ये जो कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग है वो इतनी डीप है इनके अंदर, जो स्प्लिट के क्लोज न होने से रिजल्ट होती है और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से भी रिजल्ट होती है, कि ये हमेशा डर लगा रहता है कि जो भी है सब चला जाएगा। वो जो, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी की कैपेबिलिटी नहीं है इनमें। तो इनमें क्या है, उनको कांस्टेंट डर लगा रहता है कि जो भी है सब चला जाएगा, एंड देन आई विल हैव टू फेस ह्यूमिलिएशन, सोशल शेम एंड डेस्टिट्यूशन, एंड आई विल डाई अ डॉग्स डेथ। एक शोपेनहुअर की कहावत है लाइफ के बारे में कि एंडलेस पेन टू अ पेनफुल एंड। ये जो कहावत है, इस तरह की कैटास्ट्रॉफिक बिलीफ्स इनके डीप अनकॉन्शियस में होती है, और इसलिए एक हिस्से में हमेशा डरे रहते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज में, कि ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आती है। एक वो नार्सिसिस्ट है जो नार्सिसिस्ट है, और उनमें भी कई कलर्स एंड फ्लेवर्स हैं, जिसको कहते हैं टाइपोलॉजी ऑफ नार्सिसिज्म। आज हम उसमें नहीं जाएंगे, उस पर एक अलग डिस्कशन हमने किया हुआ यूट्यूब के ऊपर, कि जी कितने टाइप के नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, तो वो हमने अलग से किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ नार्सिसिस्टिक है। दूसरी कैटेगरी के हैं जो मिक्स है, जो 70-30 है, 80-20 है, कि प्राइमरीली नार्सिसिस्ट है और पीछे डिपेंडेंस छुपा हुआ है, और अगर आप उसको मौका दो तो डिपेंडेंस बाहर आ जाता है, एंड दे स्टॉप टेकिंग इनिशिएटिव, दे स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर चाइल्ड लाइक एंड डिपेंडेंट। कि जहां पे नार्सिसिज्म फ्रंट में है, डिपेंडेंस बैक में है। ये मिक्सचर है, जैसे डिपेंडेंस में भी हमने देखा था कि इस तरह का मिक्सचर था कि फ्रंट में डिपेंडेंस और बैक में नार्सिसिज्म। हिस्ट्रियोनिक में भी हमने देखा था, फ्रंट में हिस्ट्रियोनिसिटी, पीछे नार्सिसिज्म। और कुछ कैटेगरीज में फ्रंट में हिस्ट्रियोनिसिटी, उसके पीछे बाइपोलैरिटी, उसके पीछे नार्सिसिज्म। और तीसरी कैटेगरी है कि जो नार्सिसिज्म में ट्रेन हो गए हैं, कि उनके अंदर अर्ली लाइफ कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और लिविंग विद अ बिगर नार्सिसिस्ट, दे हैव गॉट ट्रेन्ड इनटू नार्सिसिज्म। जैसे डिपेंडेंस में भी ये होता है कि जी इफ यू लिव विद अ नार्सिसिस्ट तो ही ट्रेन्स यू इनटू डिपेंडेंस, कि you get trained into dependence, कि even if you don't have a early life traumatic situation, you still get trained into dependence। जैसे ही अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो या आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, तो यू गेट ट्रेन्ड इनटू बीइंग अ नार्सिसिस्ट।
और इसमें एक जेंडर का पॉइंट भी है कि इट इज मोर लाइकली फॉर अ मैन टू गेट ट्रेन्ड एज अ नार्सिसिस्ट देन एज अ वुमन टू गेट ट्रेन्ड एज अ नार्सिसिस्ट. Okay. Because in many cultures, men are brought up with huge amount of narcissism inculcated by culture. तो ये तीसरे टाइप के हैं. तो ओवर्ट एक तो प्योर नार्सिसिस्ट है, दूसरे मिक्सचर है, और तीसरे ट्रेन्ड वाले हैं जो ट्रेन हो गए हैं उसमें. एक और तरह किस देखा जा सकता है कि वो नार्सिसिस्ट जो ओवर्ट है और वो जो कोवर्ट है. और ओवर्ट का तो डीएसएम में क्लियर डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कोवर्ट के बारे में ज्यादा कहा नहीं है. और कोवर्ट जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज दे आर सो सटल एंड दे क्रिएट ऐसा इरिटेशन और एंगर आपके अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और इतने इंसीडियस तरीके से करते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम यू कैन नॉट मेक इट आउट कि आपके अंदर क्यों ये भरा हुआ है. एंड इट कैन इजीली टेक यू टू डिप्रेशन. और कोवर्ट नार्सिसिस्ट जैसे हमने पहले भी देखा था कि किसी की बात को डिसमिस कर देना. आपने कोई बात की तो कोई इररिलेवेंट बात करके आपकी बात को डिसमिस कर देना. डायरेक्ट डिसमिसल नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट डिसमिसल. फिर आपने कोई बात कही तो आपसे थोड़ी बड़ी बात कह देना. जैसे आपने कहा कि पता है उसको 25 करोड़ की लॉटरी लगी, तो कहेगा हाँ उससे पहले 2 महीने पहले मैंने पेपर पढ़ा था, उसको 50 करोड़ की लगी थी. उसको हमेशा ये प्रूव करना है कि उसके पास एक बिगर इंफॉर्मेशन है देन यू हैव, व्हिच मेक्स हिम सुपीरियर देन यू आर. और तीसरे होते हैं जो सेकंड कैटेगरी के, मैंने बताया ये कि नार्सिसिस्ट और डिपेंडेंट के मिक्सचर्स. वैसे ही जो उल्टे होते हैं कि ऊपर फ्रंट में डिपेंडेंस और पीछे नार्सिसिज्म, वो होते हैं जो हमेशा एक बड़े नार्सिसिस्ट की तलाश में रहते हैं. और बड़ा नार्सिसिस्ट ये समझता है कि ये तो डिपेंडेंट है, लेकिन वो छुपा हुआ नार्सिसिस्ट होता है. और जब बड़े नार्सिसिस्ट को पता चलता है कि इसके पर निकल रहे हैं, तो फिर वो साइड किक को किक पड़ती है. और फिर वो कभी इसके नजदीक नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है वो पहचान गया है, और दोनों एक दूसरे को पहचान गए. फिर है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है वो कौन से कॉम्बिनेशंस के साथ होती है. प्योर नार्सिसिस्ट भी हो सकता है कि सिर्फ नार्सिसिस्ट हो आदमी और बाकी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो, ये भी हो सकता है. और कॉम्बिनेशन हो, ये भी हो सकता है. तो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन कौन से हैं? मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है नार्सिसिस्ट और हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्ट और बाइपोलर, नार्सिसिस्ट हिस्ट्रियोनिक और बाइपोलर, नार्सिसिस्ट और डिपेंडेंट जैसे कि हमने देखा, नार्सिसिस्ट और जी स्किजॉइड. सरप्राइजिंगली स्किजॉइड के अंदर बाय एंड लार्ज बहुत बड़े प्रपोर्शन का नार्सिसिज्म होता है. कि कई स्किजॉइड पर्सनालिटी के इश्यूज में जब आप डीपर जाओगे तो छुपा हुआ नार्सिसिज्म मिलेगा. तो ये हुए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कॉम्बिनेशंस. अब दूसरे कॉम्बिनेशन देखते हैं आउटसाइड ऑफ पीडी. आउटसाइड ऑफ पीडी कॉम्बिनेशन होते हैं नार्सिसिज्म और साइकोपैथी. बहुत ही कॉमन है. साइकोपैथ हो और नार्सिसिस्टिक ना हो ऐसा हार्डली कोई मिलेगा. नार्सिसिस्ट ना हो और सोशियोपैथी हो, ये भी बहुत कम मिलेंगे. सो नार्सिसिस्ट और सोशियोपैथी, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है. वैसे ही सरप्राइजिंगली दो और कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है कॉग्निटिव थॉट डिसऑर्डर के रूट में इंजर्ड नार्सिसिज्म. कि जो डीएसएम डायग्नोसिस होगा कॉग्निटिव थॉट डिसऑर्डर का, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब इसी की वजह से होता है, बट जी वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सीटीडी कैन बी दिस, कि ऊपर सीटीडी कॉग्निटिव थॉट डिसऑर्डर और नीचे नार्सिसिज्म, और इसी का और सीवियर फॉर्म ऊपर साइकोसिस और नीचे नार्सिसिज्म.
अब ये क्यों पकड़ में नहीं आता है, उसका एक इंटरेस्टिंग रीजन है। इसका इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि लोग फ्रॉइड को पढ़ना भूल गए। जी। साइकोसिस के अंदर एक कैटेगरी आती है, साइकोसिस भी और स्किजोफ्रेनिया भी, विथ नेगेटिव फीचर्स। और उसके अंदर काफी सारे ग्रुप्स होते हैं। कुछ लोगों के रूट में नार्सिसिस्टिक इंजरी की वजह से एंगर होता है, और उस एंगर की वजह से विथड्रॉवल होता है और नेगेटिव फीचर्स आते हैं। और कुछ लोगों में एक अलग ग्रुप काम कर रहा होता है, उसमें फ्रॉइड जो डिस्क्राइब करते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म, और उसको पढ़ना लोग भूल गए हैं, वो निकलता है कि ऊपर से स्किजोफ्रेनिया है विथ नेगेटिव फीचर्स, लेकिन आदमी चेहरे से बहुत खुश लग रहा है। देयर इज ऑलमोस्ट एन ऑर्गेस्मिक जॉय ऑन हिज फेस, और चेहरा शाइन कर रहा होता है। और आदमी बाय एंड लार्ज पड़ा रहता है कुर्सी पे या बिस्तर पे या कहीं पार्क के बेंच पे, पर कुछ करता नहीं है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ अ रिग्रेशन टू प्राइमरी नार्सिसिज्म, and that is one of the most difficult things to cure, because it's very difficult to persuade the person to give up that intense joy for anything out in the world. कि पीछे वो प्राइमरी नार्सिसिज्म है, यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे दुनिया है, और आदमी मैग्नेट की तरह है कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं, और ये पुल इतना ज्यादा है कि इसको मैच करना डिफिकल्ट है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के कॉम्बिनेशन साइकोपैथी, सोशियोपैथी, कॉग्निटिव थॉट डिसऑर्डर, साइकोसिस, स्किजोफ्रेनिया, इसके साथ भी हमको देखने मिलते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का। अब थोड़ा और देखते हैं। इसमें हमको दिखाई देता है प्रॉब्लम इज द स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि सेल्फ एस्टीम या तो एकदम कम होती है या एकदम ज्यादा होती है, वो स्टेबल नहीं हो पाती हेल्दी रेंज में। और वही प्रॉब्लम डिपेंडेंट का भी है कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ में, बट ये चीज शेयर्ड है। लेकिन यहाँ पे सुपीरियरिटी पे आदमी जाता है और डिपेंडेंस में इंफीरियरिटी पे जाता है, पर दोनों में ही स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टीम इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कि डिपेंडेंट की स्टेबिलिटी ऐसी होती है कि इंस्टेबिलिटी ऐसी होती है कि लो हो जाती है एकदम, और वो लो पे ही रहता है। नार्सिसिज्म में लो होता है, वहां से वो जंप करके हाई पे चला जाता है। और जो हिस्ट्रियोनिक है, उसकी जब लो हो जाती है तो वो अटेंशन के लिए कुछ ड्रामेटिक करता है। पर तीनों में ही जो स्लाइडिंग सेल्फ एस्टीम है वो तीनों में ही है। और वैसे ही अवॉइडेंट के अंदर जब स्लाइड होती है तो दूसरों से अलग हो जाता है, छुप जाता है, दूसरों को अवॉइड करता है। और वो सर, ये जो आप सेल्फ एस्टीम की बात बता रहे हैं, फॉर नार्सिसिस्ट यूजुअली इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम परसीव्ड होती है उनके लिए। और जब भी बाहर से एडमिरेशन, लैक ऑफ एडमिरेशन या एक्सपोजर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, तब ये स्लाइड करती है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे गेट इनटू एन अटैकिंग मोड और दे गेट इनटू अ विथड्रॉल मोड। उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर कोई अटैक करता है तब तो अटैकिंग मोड में आ ही जाते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई पैसिव अटैक करता है, उसके हिसाब से, कि अगर कोई एडमायर नहीं करता है तो उसके हिसाब से तो पैसिव अटैक है, तो फिर वो विथड्रॉ कर लेगा। और इनफैक्ट देखा गया है कि विड्रॉल से भी ज्यादा वो दोबारा से अपना वैलिडेशन और एडमिरेशन लेने के लिए या तो ब्रेड क्रम्बिंग करके आपको वापस से डिपेंडेंट को अपने कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, या फिर विक्टिमहुड खेल के एम्पैथी गेन करके अपने आप का कार्ड वापस लेना चाहेंगे। करेक्ट। एंड इस टाइप के छोटे
मूड रिलेटेड दूसरों की लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से दे अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस जोन में जा रहा है, बट दे डू नॉट रिलेट टू इट इन एनी वेज अदर देन देयर ओन एस्टीम एंड गेन ऑफ दैट एस्टीम बैक टू देम। अब इसमें जो है वो टाइप पे चली जाती है बात, कि जो जी। आइडियलिस्टिक टाइप के होंगे और जो मैच्योर टाइप के होंगे उनमें विथड्रॉल रिस्पॉन्स ज्यादा दिखेगा। हम्म। जो यंग और इमेच्योर होंगे उसमें अटैक ही दिखेगा। और जो मैनिपुलेटिव टाइप होंगे वो ब्रेड क्रम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, राइट। और जो थोड़े ज्यादा वीक सेंटिमेंटल टाइप के होंगे वो विक्टिम मूड पे जाएंगे। और एक कैटेगरी और भी है, द वुंडेड हीरो वाले। वो फिर सबको इकट्ठा करके बताएंगे कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो वो रिलेटिव्स को फोन अप करेंगे, सबको, सब वो सोशल सर्कस शुरू करेंगे। सो the mood part is quite diverse in this category, which is very different from the thing in dependence. डिपेंडेंस एंड। सो यहाँ पे सक्सेस पे डिपेंड करता है, ग्रैंडियोसिटी कितनी नर्चर हो रही है उस पर डिपेंड करता है, और एज पे भी बहुत डिपेंड करता है। कि अगर पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी है तो आफ्टर 35-40 ही गेट्स अ फेयर आइडिया ऑफ हिमसेल्फ। तो एक पॉसिबिलिटी होती है। और जो ब्लेटेंट होते हैं वो तो तारीफ करवाते हैं पकड़ पकड़ के लोगों को। ऐसे भी हैं जो ब्लेटेंट है। पर इन जनरल इफ somebody इज वेल एजुकेटेड एंड अ थिंकिंग टाइप एंड विद दिस ट्रबल, तो फिर एक मिड लाइफ के आजू बाजू दे लर्न एटलीस्ट टू विथड्रॉ। और दूसरा ये भी होता है कि तब तक लोग सुधा भी चुके होते हैं काफी, तो वो थेरेपी में नहीं भी गए होते तो लोगों ने थेरेपी कर दी होती है, तो उससे भी थोड़ी ये बहुत यूजुअली इंसाइट आई। ट्रेंड वालों के लिए पॉसिबल है सर, जो आफ्टर सर्टेन एज आउट ऑफ एक्सपीरियंस या आफ्टर अ सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग विद पीपल दे हैव रियलाइज इट डजंट वर्क, तो क्या ये ट्रेंड वाले हैं जो चेंज हो सकते हैं, या ऑल ऑल ऑफ देम कैन चेंज? नहीं, इसमें दो है, ट्रेंड वाले चेंज हो सकते हैं डेफिनेटली, और बाकी कैटेगरी के अंदर जो बहुत ही हाई एंड फंक्शनिंग लोग हैं, कि नार्सिसिज्म के साथ साथ बाकी फंक्शनिंग बहुत हाई एंड है, जिनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक प्रैक्टिकल आदमी में होती है, और वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फ्लेक्सिबल होना जानते हैं, ओके। तो वो हो जाते हैं। दूसरे जो बहुत आइडियलिस्टिक टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। ओके। बाकी लोगों में इवन इफ ऑन द सरफेस दे adopt those behavioral traits, deep inside the desires continue as before, so they have their secret groups of admirers, कि हफ्ते में एक बार कहीं जाके बैठेंगे, महीने में 2 बार कहीं जाके बैठेंगे जहां पे वो सब सेटिस्फाई होगा जो उनको चाहिए, otherwise they will be rational people. One of the most difficult things is uh, profound integration and understanding of reality, constraints and freedom, because for them freedom appears infinite, कि दे आर ओमनीपोटेंट और कोई कंस्टेंट ही नहीं है रियलिटी का। दिस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द नार्सिसिस्ट। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्पेक्ट एनी बाउंड्री, because every boundary is in conflict with their omnipotence. So every boundary, every law, every limitation is in conflict with their omnipotence. एक मैनिक डिफेंस हमेशा इन पर्सनालिटीज में रहता है, लेकिन कंपेयर टू हिस्ट्रियोनिक वीक होता है, और कंपेयर टू डिपेंडेंट स्ट्रांग होता है। ओके। कि अगर हम इस मैनिक डिफेंस की इंटेंसिटी को देखें इन जनरल ऑफ कोर्स, तो हिस्ट्रियोनिक के कंपैरिजन में वीक होता है और डिपेंडेंट के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। और इसी वजह से
For the dependent, it is very easy to get into depression because of the weak manic defense. Slightly more difficult for narcissist and even more difficult for the histrionic. For the histrionic, it will be very easy to get into anxiety, but not easy to get into depression. इस पर्सनालिटी में हमेशा एक रेवरी में जीना और जहां पे फेम और हिस्टोरिकल फेम को इमेजिन करना, और ज्यादातर ये लोग ऐसा करते हैं जब अकेले बैठे होते हैं या वॉक पे जाते हैं। ज्यादातर नार्सिसिस्टिक लोगों को सुबह शाम कहीं जाना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, टू ड्रीम, टू गो इनटू दैट स्टेट ऑफ रेवरी एंड ड्रीम अबाउट दोज नार्सिसिस्टिक थिंग्स, जो किसी को भी बताने में दे विल फील एम्बेरेस्ड एंड शेमफुल, बिकॉज दोज ड्रीम्स आर सो आउट ऑफ टच विथ रियलिटी। पर वो उसके बिना रह नहीं सकते, बिकॉज जनरली शाम को, इवनिंग टाइम पे, द डीप सीटेड इंफीरियरिटी एक्टिवेट्स। Okay. सुबह भी एक्टिवेट कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती है, बट in the general role of things, you will see most of them going on a walk or being alone in the morning and evening and dreaming. तो वो रेवरी में रहना, हिस्टोरिकल फेम को इमेजिन करना, ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर वेरी रिवेंजफुल। इनके अंदर से अगर आप वो आइडियलिस्टिक नार्सिसिस्ट को निकाल दो, तो बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज आर वेरी रिवेंजफुल, especially if they feel something has hurt them. इंटेलिजेंस ज्यादातर ऊपर होती है, हाई होती है, लेकिन सेल्फ सर्विंग होती है। गिविंग डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप का है। आइडियलिस्टिक नार्सिसिस्ट गिव करते हैं, मैनिपुलेटिव एक्सप्लॉइटेटिव तो खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, और देते भी हैं तो डिपेंडेंट को ल्योर करने के लिए। और नार्सिसिस्ट जो ज्यादातर देते हैं वो फेम के लिए, कि कहीं पे उनका नाम लगने वाला है, कहीं पे तारीफ होने वाली है, तो फेम के लिए वो लोग देते हैं। एक ग्रेट बनने की और एडमायर होने की सीजलेस ख्वाहिश लगी रहती है। एनवी काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज अनकॉन्शियस होती है, एक्सेप्ट फॉर द मैनिपुलेटिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव नार्सिसिस्ट। वहां पे बिल्कुल ओपन होती है, ऊपर होती है। और विक्टिम्स भी होते हैं इनके। ऐसा कहा जाता है कि हर नार्सिसिस्ट 4 लोगों को थेरेपी में भेजता है, 2 घर के और 2 ऑफिस के। तो विक्टिम्स भी डेफिनेटली होते हैं, घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। बहुत कम टाइप के नार्सिसिस्ट प्रैग्मेटिज्म के साथ होते हैं, और जो आइडियलिस्टिक कैटेगरी होती है उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। बिकॉज एक बात और भी है कि अगर उसका एकदम आइडियलिस्टिक एंड देखा जाए, तो जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनके अंदर भी नार्सिसिज्म काफी भरा होता है, और प्राइमरी नार्सिसिज्म पे बहुत ही हैवी रिग्रेशन होता है। बस यही है कि वो पैथोलॉजिकल नहीं होता है। Okay. सो ये कुछ और चीजें थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में। अभी 3 मिनट बाकी है, तो लेट अस टेक अ ब्रेक एंड वी कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। डू ज्वाइन इन इफ यू कैन फॉर कंटिन्यूइंग विद Yes, दिस sir. डिस्क्रिप्शन। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन खत्म कर लेंगे, फिर उस पर जाएंगे कि आपके पास में होगा तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या, नेगेटिव एक्सपीरियंस क्या, साइकोएनालिटिक इश्यूज क्या, और प्रैक्टिकली व्हाट कैन बी डन इफ समथिंग कैन बी डन। Right. Very interesting, sir.